मेक इन इंडिया मोदी सरकार का ड्रीम मिशन है। मेक इन इंडिया यानी भारत में अपनी चीजें न सिर्फ बनाई जाए बल्कि वो इसे यहां से विदेश में एक्सपोर्ट भी करे। ये टारगेट काफी महत्वाकांक्षी है क्योंकि अभी तक बिजनेस करना इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के लिहाज से हमारा ट्रैक रिकॉर्ड काफी खराब रहा है, ज्यादा दमदार नहीं रहा है। लेकिन अब हालात बदलने की तैयारी में है। अगर हमें नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देना है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना पड़ेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो स्थिति है उसको संतुलन पैदा करना हो तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बल देना होगा। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। Our young people have to be both educated and employable for the jobs of the 21st century. The Prime Minister has explained on how Skill India needs to be closely coordinated with Make in India. हम नहीं चाहते कि मेरे देश का कोई उद्योग, कोई व्यवसायी जिसे मजबूरन यहां से छोड़ करके बाहर जाए। ये विश्वास का जो माहौल है वो व्यवस्थाओं को परिवर्तित करने की भी ताकत रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना में कॉर्पोरेट्स अपना बड़ा रोल देख रहे हैं। कैसे संभव होगा ये सपना? हमारा क्या है पोटेंशियल, इसके रास्ते क्या हैं और सामने चैलेंजेस कौन से खड़े हो सकते हैं? इसी पर एक खास सीरीज हम शुरू कर रहे हैं CNBC आवाज पर, मेक इन इंडिया डायरीज। इसकी पहली कड़ी में आज हमारा साथ दे रहे हैं DIPP सेक्रेटरी अमिताभ कांत, साथ ही हमारे साथ हैं सेंट गोबिंद ग्लास के MD R सुब्रमण्यन, कंट्री मैनेजर प्रैट एंड विटनी UTC इंडिया के पलाश रॉय चौधरी, बॉश इंडिया के जॉइंट MD सौमित्र भट्टाचार्य और CNBC आवाज के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया। मेक इन इंडिया का नारा हमने सबसे पहले प्रधानमंत्री के भाषण में सुना, लेकिन यहां से आगे गाड़ी काफी बड़ी है। 9 महीने हो चुके हैं, सरकार के एक बड़ा बजट भी सामने आ गया है। सवाल यही है कि इस सपने को कैसे साकार किया जाए। इस पर काफी जानकारी हमें मिलेगी DIPP सेक्रेटरी अमिताभ कांत से, लेकिन कितना इम्पोर्टेंट है ये पूरा प्रोग्राम मेक इन इंडिया का, ये जो कैंपेन आया है, उस पर संजय मैं आपसे सबसे पहले आपकी राय लेना चाहूंगी। इनिशियली एक ब्रांडिंग कैंपेन साउंड कर रहा था, लेकिन इसको काफी बड़ा एक रोड मैप दिया है सरकार ने, और ये क्या कुछ नया बदल सकता है भारत के लिए? बिल्कुल, दरअसल ये मुझे लगता है कि मेक इन इंडिया का जो नारा है, इसको नारा नहीं और एक सिर्फ कैंपेन भी नहीं, एक पॉलिसी फ्रेमवर्क समझना चाहिए। शुरू में लोगों को लगा कि कोई पॉलिसी आएगी, पॉलिसी की जगह दरअसल एक्शन प्लान की जरूरत थी। तो मुझे लगता है कि नई सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने यही सोचा कि एक ऐसा एक्टिव एक्शन प्लान बना करके लाया जाए जिसमें पूरा राष्ट्र उसमें जुड़ सके। मुझे लगता है कि इस वक्त का जो पॉलिटिकल का एक नैरेटिव होता है उसमें बात यह भी हो सकती थी एंग्स्ट वाली कि भारत तो ऐसा था, भारत तो ऐसा था, सोने की चिड़िया थी। उन सब बातों को छोड़ दिया जाए और जब मेक इन इंडिया बोला जाता है तो इसमें एक एक्शन साउंड करता है। और आज की राष्ट्रीय भावना क्या है? सिर्फ एक है, राष्ट्रीय भावना है कि हिंदुस्तान के हर आदमी को एंटरप्रेन्योर बनना है। अब उसको इनेबलिंग इकोसिस्टम देने की बात है। मेक इन इंडिया वही करने की कोशिश करता है। जो दूसरा बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमारे पैनलिस्ट देंगे, अमिताभ कांत जी पक्के तौर पर बताएंगे कि मेक इन इंडिया और बाहर एक्सपोर्ट करना तब जबकि ग्लोबल मंदी का दौर चल रहा हो, कितना रिलायबल प्लान होगा और भारत में ही हम लोग बहुत ज्यादा बना और बेच सकें, उसके लिए क्या करना होगा? यानी उसके लिए कंज्यूमर और डिमांड पुश की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में जो जमीन पर तेजी से काम होना चाहिए वो कितना हो रहा है ये जानेंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं इस सीरीज में? हम ये कर रहे हैं कि जिन सेक्टर्स में बहुत गुंजाइश है उन सेक्टर्स में, उन शहरों में, उन स्टेक होल्डर्स के बीच में जाकर के मेक इन इंडिया डायरीज के तहत ये बताएं कि ग्रास रूट पे क्या काम हो रहा है, क्या करने की जरूरत है और कितने बड़े बड़े मौके हैं जो मिलियंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करेंगे हिंदुस्तान में। हर्षदा, इसी पर अमिताभ जी मैं आपसे सवाल जो संजय ने रेज किया है, जहां पर ग्लोबल मंदी का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है वर्ल्ड ओवर कॉर्पोरेट्स में, ऐसे में इंडिया का ये मेक इन इंडिया प्लान बेच पाना कितना आसान या मुश्किल रहेगा सरकार के लिए? देखिए, कई चीजें हैं। एक तो ये समझना जरूरी है कि भारत का जो ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट है उसमें भारत का शेयर केवल 1.6
प्रतिशत है, तो बहुत ही कम शेयर है, बहुत ही मिनिस्क्यूल शेयर है, और इसलिए आपको उसको बढ़ाना जरूरी है। और मेरे विचार से जब कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है वो डोमेस्टिक मार्केट को देखता है, वो डोमेस्टिक मार्केट के लिए प्रोड्यूस करता है, पर वो डोमेस्टिक मार्केट से जब बढ़ता है तो फिर वो एक्सपोर्ट की तरफ भी जाता है। तो उसके लिए एक साइज और स्केल की जरूरत है, और भारत में मेरे विचार से मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए ग्लोबल साइज एंड स्केल की जरूरत है, और न केवल डोमेस्टिक मार्केट के लिए बल्कि एक्सपोर्ट के लिए। आप देखते हैं कि भारत एक कॉम्पैक्ट कार मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बना है, और यहां पर जो मैन्युफैक्चरर्स आए, अब ह्यूंडई आया डोमेस्टिक मार्केट को देखने के लिए, डोमेस्टिक मार्केट में सेल करने के लिए, पर आज वो करीब 48% अपने प्रोडक्शन का 48% कार्स वो 123 देशों में एक्सपोर्ट करता है। तो इसी तरह टोयोटा, इसी तरह होंडा, इसी तरह सुजुकी, इन्होंने इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट को पेनिट्रेट किया, पर यहां से ये सब एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो डोमेस्टिक मार्केट को एक यूज करना चाहिए, और यहां से इसको एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह एक्सपोर्ट के लिए भी यूज करना चाहिए। हमारे साथ इनफैक्ट बॉश इंडिया और सेन गोबेन जैसी इंटरनेशनल कंपनियां भी हैं जो सालों से भारत में हैं। मिस्टर सुब्रमण्यम, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, बात उभर कर यही आ रही है कि ये इंडिया को एक बेस की तरह यूज करे, भारत की कंजम्पशन स्टोरी को एक ग्रोथ दे, और साथ ही एक्सपोर्ट मार्केट में भी में भी बढ़ावा दे। लेकिन कितना कॉम्पिटिटिव ये मार्केट है, सवाल यही है, और भारत को और भी कॉम्पिटिटिव कैसे बनाए, उस पर आपके क्या विचार होंगे इस प्रोग्राम के तहत? देखिए, भारत में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स हैं और काफी सालों से हैं, जैसे आपने बॉश का नाम लिया, हमारी कंपनी तो खैर 20 साल से यहाँ पे है। वी आर फेमिलियर विथ इंडिया, इंडिया की जो है स्ट्रेंथ्स हमें अच्छी तरह से समझ में आ रही हैं, और फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए भी हम मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत हमें एनकरेजमेंट मिलता है कि आगे बढ़े। बात आती है कि कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस की, आई थिंक देयर आर 2 एरियाज। एक तो एनर्जी, और एनर्जी में 2 बात है। एक, आप देख रहे हैं कि ऑयल वर्ल्ड ओवर प्राइस गिर गया है और कॉस्ट डिफ्लेशन पूरे विश्व भर में दिखाई दे रहा है, और इंडिया में भी वो उसका असर पड़ा है। मगर गैस, नेचुरल गैस जो है, उसका जो वर्ल्ड ओवर कॉस्ट डिफ्लेशन है, वो इफेक्ट इंडिया में नहीं दिखाई दे रहा है। और इसकी वजह अपने आप में बहुत सारे हैं। मेक इन इंडिया में जो थ्रस्ट दिया गया है, वो दिया है फॉर एक्सप्लोरेशन, बट आई थिंक जब 70% आपका एनर्जी जो है इंपोर्ट हो रहा है, आई थिंक वी शुड ऑल्सो लुक एट इंपोर्टिंग प्राइसेस विच आर कम्पिटिटिव, और उसमें गवर्नमेंट के तरफ से आई थिंक देयर इज नीड फॉर रीनेगोशिएटिंग सम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। ये हमने देखा यूरोप में हो रहा है विद रशिया। उसी तरह से अगर इंडियन गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव ले, क्योंकि टेबल के उस तरफ जो बैठे हैं वो सोवरेन है, वो कंपनियां होने के बावजूद सोवरेन है, तो इसलिए मैं समझता हूं अगर गवर्नमेंट की तरफ से गैस कॉस्ट पे ध्यान दिया जाए, रीनेगोशिएशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, बहुत वो आसान रहेगा। इनफैक्ट भट्टाचार्य साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, 1982 में बॉश पहले भारत में आई, 1956-57 में आपने अपना प्लांट लगाया। आप इस लैंडस्केप को अच्छे से समझ चुके हैं। अब सवाल ये है कि अगर इस लैंडस्केप में बॉश जैसी कंपनियों को और एनकरेज करना है ताकि इंडिया में और निवेश कर सके, वो क्या इंसेंटिव्स आप चाहते हैं सरकार की ओर से? मेक इन इंडिया बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंडिया में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और कुछ देर पहले अमिताभ कांत जी ने कहा, जो बहुत कुछ सरकार कर रहे हैं। हमारे एक्सपेक्टेशन जो है, जो ई गवर्नेंस जो इस्तेमाल किया जा रहा है सेंट्रल में, वो स्टेट में भी इस्तेमाल किया जाए। टिल नाउ वी हैव नॉट हैड एन इफेक्टिव सिंगल विंडो क्लियरेंस। जो लैंड अप्रूवल प्रोसेस जो है, जस्ट एग्जांपल है कर्नाटका के 29 टच पॉइंट्स है। आप यदि देखते हैं बिल्डिंग अप्रूवल्स, वहां भी करीब 30 टच पॉइंट है। तो फाइल यहां जाते हैं, वहां जाते हैं, और बहुत टाइम लगता है। तो ये सिर्फ कर्नाटका का प्रॉब्लम नहीं है, ये सब स्टेट के प्रॉब्लम है। तो दूसरी बात है,
जो सेंटर ने जो कहा ये 14 अप्रूवल्स एक साथ, ये हमें देखना चाहिए लिविंग ऑन द ग्राउंड। और एक मेरा तो ये विनती रहेगा जो पीएमओ ऑफिस से, पीएम से और मिस्टर कांत से, जो वे इंडस्ट्री को दिखाएं एक रोड मैप, जो हम ये 6 महीना के अंदर में हम इस तरह ये टोटल अप्रूवल्स एक जगह में विंडो, सिंगल विंडो क्लियरेंस बोथ सेंटर और स्टेट करवाएंगे। नॉट ओनली ईज ऑफ लैंड एक्विजिशन बट फॉर एग्जांपल प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री क्लस्टर्स। क्लस्टर्स इंडिया में जब होते हैं तो उस समय बिजली, पानी, रोड्स, ये काफी कुछ जो बेसिक होते हैं, जो बाहर से जो इन्वेस्ट करते हैं, वो मोस्ट ऑफ द ओकेशंस वो नहीं रहता है। तो क्लस्टर्स ऑपरेशनल होने के लिए ये मुश्किल हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, रोड्स और टाउनशिप्स ये भी नहीं रहते हैं। तो हमारा यदि डीकंजेस्टेशन, हम डीकंजेस्ट करने चाहते हैं सिटीज, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। A holistic industrial cluster including a township, ये हम बनाएं, हम दिखाएं, और तब फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ज्यादा है। किस तरह के इंसेंटिव्स यहाँ पर पलाश आपको लगता है इंडस्ट्री को मिलने चाहिए? Historically, it has been said, and it's been well documented as a matter of fact, we've said in multiple forums that the traditional challenges with manufacturing in India have been the lopsided tax structure, the inverted tax structure, infrastructure challenges, ease of doing business, skills, etc. But I think what's causing the excitement around the world, at least in the last 1 year or so, is this new leadership, which has given the clarion call for Make in India, along with other very large opportunities, Swachh Bharat, skills development, etc. And it has shown the intent to take India to the next level. And what's refreshing to see that the budget that was announced just a few days back addresses many of these issues, these challenges. So the government is clearly sending the right signals. इस चर्चा में हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन लौटेंगे जल्दी। आप बने रहिए सीबीसी आवाज के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो लगातार सरकार दोहराती आई है, खासतौर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात। कान साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने साफ कर दिया है कि हम काफी पॉलिसीज को कम करने वाले हैं। जो लाइसेंसेस की ढेरों लिस्ट लगती थी बिजनेसेस के सामने, उसको आधा या फिर कम करना चाहेंगे। लेकिन क्वेश्चन यही है, अगर आपने वो रेडिकल चेंज लाना है, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी साथ देना होगा, वो आप कैसे अचीव करेंगे? देखिए, बहुत काम इस पे हुआ है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर ही बहुत प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स, रूल्स, एक्ट्स, ये सब हटाए गए हैं और उनको बहुत कम किया गया है। और दूसरा कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काफी इंटीग्रेशन हुआ है टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो एक नया ईबिस प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसमें अभी 14 सर्विसेज एक साथ दी जा रही हैं। आपको जगह जगह जाने की जरूरत नहीं है, आपको जगह जगह वहां एक एक डिपार्टमेंट में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप ईबिस में अप्लाई करिए, वहीं से सारे अप्रूवल्स लीजिए। तो 14 डिपार्टमेंट्स को तो कर दिया गया है और बाकियों को अभी करा जा रहा है। और 2 साल के अंदर सारे स्टेट गवर्नमेंट्स और सारे सेंट्रल डिपार्टमेंट्स इस ईबिस प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट हो जाएंगे। एक पेपर होगा, एक जगह पेमेंट कीजिए और आपका पेमेंट अपोर्शन हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और म्युनिसिपैलिटीज में। पर इसके अलावा, जैसे आपने बिल्कुल ठीक बोला कि एक्शन इस समय स्टेट्स में है और स्टेट्स में काम करवाना बहुत जरूरी है। तो हमने करीब 100 पॉइंट्स का एक एक्शन प्लान बनाया है स्टेट्स के लिए। स्टेट्स के साथ चर्चा हुई, सारे चीफ सेक्रेटरीज आए थे, उनके साथ चर्चा करने के बाद 100 पॉइंट का एक एक्शन प्लान बनाया गया है। वो सारे स्टेट्स को भेज दिया गया है, उसके टाइम लिमिट्स लग गए हैं और ये कहा गया है कि मई तक आप इस सारे एक्शन पॉइंट्स को कंप्लीट करिए। जून जुलाई में हम इसका इवैल्यूएशन करेंगे और स्टेट्स की रैंकिंग करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि स्टेट्स के आपस आकर उनमें एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बने कि एक स्टेट जो अच्छा करे उसको हम अवार्ड करें, जो खराब करे उसको हम कहें कि इसने ठीक नहीं किया है। तो स्टेट्स में बहुत एक्शन है, सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्शन हो रहा है, पर उससे ज्यादा स्टेट्स में एक्शन हो रहा है। महाराष्ट्र ने तो बहुत जोरों से इस पे काम किया है अभी। जी, अमिताभ कांत जी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग नई बात बताई कि किस तरीके से स्पेसिफिक ढंग से राज्यों के साथ बात की जा रही है। तो ये एक बड़ा चैलेंज का पीस है। दूसरा पीस जो कॉम्पिटिटिवनेस की बात अभी इन्होंने कही, उसमें ये सवाल है कि
कॉस्ट कम रखना होगा और उसमें से बिजली का कंपोनेंट बहुत बड़ा होगा। अभी जो मौजूदा काम चल रहा है इस मोर्चे पे, उसमें कैसे आपको भरोसा होता है या क्या कर रहे हैं इस स्पेस में कि बिजली के दाम कम रहे ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट कम रहे और हम कॉम्पिटिटिव हो सकें? देखिए, कई तरह से इसको एक मल्टी प्रोंग्ड अटैक जरूरी है। एक तो कोल ब्लॉक्स का बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से ऑक्शन किया गया है। नए बजट में 5 अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स को प्लग एंड प्ले में डेवलप करने का अनाउंसमेंट हुआ है। इसके अलावा करीब 100 गीगावाट्स का रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट फिक्स हुआ है और अभी री इन्वेस्ट में बड़े जोरों के इस पर डिस्कशंस हुए, टारगेट फिक्स हुए। कई कंपनीज आगे आकर उन्होंने ये अपने सर्टिफिकेट्स दिए कि वो इसको पूरा करेंगे। तो ये आपका रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, कोल ऑक्शन, अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, ये बड़े जोरों के पावर सेक्टर में तो बहुत जोरों से काम चल रहा है। इस चर्चा में हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन लौटेंगे जल्द ही। आप बने रहिए सिंधी की आवाज के साथ। मैन पावर एक बहुत इंपॉर्टेंट मामला होता है और भट्टाचार्य साहब, इस पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। लेबर लॉ रिफॉर्म्स में कितनी यहाँ पर जरूरत है काम किया जाए? Most companies face a lot of problems on labor, and companies have to give in during the settlement because they feel they are blackmailed. Now, our company took a very fair stand, but a very firm stand, where finally the union and the workmen came back and signed on what we had requested them to do, and just to work as per international standards. So again, labor reforms means focusing on the vital few and especially focusing on the organized sector to make ease of business being done, where unreasonable demands of unions or strikes happening for illegal reasons, in this case it was illegal, are banned. A strong action is taken and fair action is taken. Okay. सुब्रमण्यन जी, जो लेबर की बात आती है, स्किलिंग की बात आती है, इस सरकार ने भी कहा है कि मेक इन इंडिया के साथ साथ स्किल इन इंडिया का भी प्रोग्राम फ्लोट किया जाएगा और उसको भी उतना ही बढ़ावा मिलेगा। अब इसमें इंडस्ट्री कितना बड़ा रोल निभा सकती है? मॉड्यूलर स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम्स, ऑथराइजिंग सम ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स फैसिलिटीज टू बी places where vocational courses can be administered and certification can be given to contract labor. ये अगर आप अडॉप्ट करेंगे तो एक तो स्पीड होगा, दूसरा वो कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स भी जो है अपस्किल होते जाएंगे और अपने सर्टिफिकेशन के हिसाब से दे विल आल्सो बी एबल टू प्रोग्रेस इन देयर कैरियर। बेसिकली लास्ट साहब, सेक्टोरली हमने देखा है सरकार का ऑफ कोर्स फोकस रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले वो इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई दे, चाहे वो एग्जिस्टिंग प्लेयर से हो चाहे वो नए प्लेयर से हो। डिफेंस एक एरिया है जहां पर हमने देखा है एफडीआई को लेकर इस सरकार ने काफी अपने हाथ खोले हैं। आपके एक्सपीरियंस में एरोस्पेस में जो कंपनी आपकी जुड़ी हुई है, वहां पर और किस तरह के इंसेंटिव्स आना बाकी है अगर इस मेक इन इंडिया प्रोग्राम को इस सेक्टर में भी एक सक्सेस स्टोरी बनानी है? For example, we talked about taxation, right? We also heard the finance minister saying that there is a gap between what is being spent and what is being collected. Low-hanging fruits, for example, like maintenance, repair, and overhaul. There's an inverted tax structure. There is a $700 million market today, but 95% of that is being outsourced to countries outside of India. जी, अमिताभ जी, ये जो इन्होंने ड्यूटी की बात कही, उस पर दो छोटे छोटे सवाल इसी पर लेना चाहूंगा कि जो ड्यूटी के डिसएडवांटेजेस हैं हिंदुस्तानी इंडस्ट्री के, क्या वो सारे दूर हो गए हैं या अभी इसमें और हम सुनेंगे आने वाले दिनों में फैसले होंगे? और दूसरा, जैसे इन्होंने कहा कि एविएशन जैसे स्पेस को, ये पॉलिसी का इशू है कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के तौर पर घोषित किया जाए, क्या राय रखते हैं आप? नहीं, देखिए, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर देश में था, ये मैन्युफैक्चरिंग को इम्पैक्ट कर रहा था। पिछले बजट में कई सेक्टर्स में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हटाया गया। इस बार के बजट में करीब 22 क्षेत्रों में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक किया गया है। थोड़े सेक्टर्स बच गए हैं, इनको भी जरूर हम लोग एड्रेस करेंगे। और इसके अलावा नए इन्वेस्टमेंट्स को, प्लांट एंड मशीनरी के नए इन्वेस्टमेंट को 20% का डिप्रिसिएशन दिया गया है इस बार। और तीसरी चीज मैं कहूंगा कि ये कंट्री एक कंट्री ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर्स बने, जॉब क्रिएटर्स बने, इसलिए वेंचर कैपिटल फंड, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत कई बेनिफिट्स दिए गए हैं इस बार। और इसके खास कारण ये था कि डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर जो है,
इस सेक्टर में बहुत बढ़ावत हिंदुस्तान में हो सकती है। और मेरे विचार से तो इस समय हो रही है। अभी मैं 2 या 3 दिन पहले डायनामेटिक टेक्नोलॉजी के सीईओ से मिला। वो बोइंग बेल हेलीकॉप्टर के लिए एयरफ्रेम्स बना रहे हैं और यहां से कई कंपनियों के लिए मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। यूनाइटेड टेक्नोलॉजी का जो S-92 जो हेलीकॉप्टर है उसका पूरा एयर कैबिन यहां टाटास बना रहे हैं और इसी तरह लॉकहीड की मैन्युफैक्चरिंग यहां हो रही है। तो डिफेंस और एरोस्पेस में आप देखिएगा एक बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है और इसमें यंग एंटरप्रेन्योर्स घुसेंगे, नए वेंचर कैपिटल के लोग इसको सपोर्ट करेंगे। और मेरी तो मैं यही राय देना चाहूंगा कि डिफेंस सेक्टर बहुत जोरों से मैन्युफैक्चरिंग को हिंदुस्तान में आगे वर्षों में ड्राइव करेगा। सुब्रमण्यम जी, आपसे लास्ट सवाल मैं यही जानना चाहूंगी कि हम बात करें स्किल की, लेकिन अगर ये तमाम चीजों को सस्टेन करना है, सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ द रिसर्च जो आप जैसी बड़ी कंपनियां लेकर आ रही हैं, उस पर आपको क्या लग रहा है? सरकार की साझेदारी चाहिए या फिर कंपनीज इंडिपेंडेंटली वो करने को तैयार हैं? देखिए, एक अहम मुद्दा जो निकलता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, वो निकलता है कैपिटल, ऑफ कोर्स है टेक्नोलॉजी। नाउ टेक्नोलॉजी आफ्टर एन एक्सटेंट हैज टू बी अप्लाइड, इट हैज टू बी अप्लाइड फॉर पर्टिकुलरली, जैसे हमारा मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स हैं वो हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स हैं या कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स हैं, इट हैज टू बी अप्लाइड फॉर द लोकल एनवायरनमेंट, इट हैज टू बी एडेप्टिव टेक्नोलॉजी। तो माई सजेशन इज दैट जिस तरह से ये मेक इन इंडिया अकेले फैक्ट्रीज तक सीमित नहीं है, इसमें स्किल्स की बात हो रही है, इसमें इनोवेशन की बात भी हुई है। ये इनोवेशन को रिसर्च एंड डेवलपमेंट तक ले जाना चाहिए। देयर शुड बी इंसेंटिवाइजेशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरर्स शुड बी प्रमोटेड टू डेवलप टेक्नोलॉजीज विच आर स्पेसिफिक फॉर इंडिया। जैसे हमारे STPI एक प्रोग्राम हुआ करता था ऑन द बेसिस ऑफ विच द एंटायर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री केम आउट ऑफ इट। फ्यूचर में जाके ये जो टेक्नोलॉजी हम अप्लाई करेंगे यहाँ से और नई चीजें उत्पादन करेंगे, नए बिल्डिंग मटेरियल्स फॉर ट्रॉपिकल, लोगों का कहना है कि अगले 20 साल के बाद अफ्रीका विल बी द राइजिंग कॉस्ट, क्यों ना इंडिया एक रिसर्च का सेंटर बने। तो आगे की प्लानिंग के लिए अभी से उस पर काम शुरू कर लिया जाए। उस लिहाज से कामन साहब, नेक्स्ट बड़ी चीज क्या सुनने को मिलेगी आपकी ओर से? मेरे विचार से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम आगे बढ़ेंगे, हम FDI को और खोलेंगे। हमने डिफेंस, रेल, कंस्ट्रक्शन, मेडिकल डिवाइसेस, इंश्योरेंस, ये सारा FDI में खोला है और कई क्षेत्रों में हम आगे बढ़ेंगे। और तीसरी चीज, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप को और पुश करेंगे कि ये देश यंग लोगों का देश मोबाइल टेलीफोनी को यूज करे और नए नए इनोवेशंस लाए और आगे बढ़े। इनोवेशन लेड भारत बने और मेक इन इंडिया की यही कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग फिर इसका फायदा उठाते हुए दिखाई दे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे लिए टाइम निकालने के लिए और इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।